हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा अवस्थी। हमारा आज की जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ है उसमें हम लोग आर्टिकल 101 से लेकर के 150 तक देखेंगे। ठीक है। 101 बात करता है वैकेशन ऑफ सीट्स की। तो कोई भी व्यक्ति जो होगा, जो भी मेंबर होगा, वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है। उसको एक हाउस छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेंबर लोकसभा का है तो वो राज्यसभा का नहीं हो सकता, और राज्यसभा का है तो लोकसभा का नहीं हो सकता। सेम चीज़ आपकी स्टेट में भी होती है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी आपके अगर जहाँ जहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दो सदन है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक का पार्ट हो सकता है एक व्यक्ति, दोनों का नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद आइए, क्लॉज 4 कहता है इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्री के लिए, इफ़ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ये जो 60 डेज़ का टाइम पीरियड है, ये पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के एब्सेंट रहता है, मतलब किसी भी हाउस से, तो वो कितना ड्यूरेशन है, 60 डेज, 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी। ठीक है। 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड कैसे होगा, जो भी मेंबर है पार्लियामेंट का, वो कैसे डिस्क्वालीफाइड होगा, तो या तो अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, या फिर अनसाउंड माइंड है, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, और या फिर उसने किसी फॉरेन स्टेट की जो सिटीजनशिप है वो एक्वायर कर लिया है, या फिर किसी भी लॉ के अंडर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन कह रहा है फॉर दिस पर्पस अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब अगर कोई व्यक्ति क्या है, अगर वो मिनिस्टर भी है, ठीक है, मिनिस्टर तो उन्हीं में से होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा वगैरह के, तो वो व्यक्ति अगर मिनिस्टर है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब आप मिनिस्टर बन सकते हैं। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो 10th शेड्यूल के अंदर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। 10th शेड्यूल हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, उसमें आपका दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ दिया हुआ है। ठीक है। तो डिसीजन, अब 103 क्या कह रहा है, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो 102 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, ठीक है, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102, तो वो क्वेश्चन किसके द्वारा किसको रेफर किया जाएगा। पहली बात तो उस पर जो डिसीजन दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट का होगा, और वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उनकी ओपिनियन मांग सकते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। ठीक है। इसके बाद 104 बात कर रहा है पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। तो अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके कोई भी पेनाल्टी, कोई भी आपका क्राइम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो दिस इज़ द ओनली आर्टिकल ओवर हियर, मुझे उस दिन नहीं याद आया, तो आर्टिकल 104 में दिया हुआ है पेनाल्टी। ठीक है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपके एक पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति बिना ओथ लिए या फिर वो क्वालिफाइड नहीं है, या फिर डिस्क्वालीफाई हो चुका है, फिर भी वो बैठ रहा है हाउसेज में या फिर वोट कर रहा है, तो उसके लिए क्या पेनाल्टी है, पेनाल्टी ऑफ 500 रुपीज़। ठीक है। तो ये आर्टिकल 104 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो पावर्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, 105 बात करता है पावर्स, प्रिविलेजेस एट्सेट्रा ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज़। तो उनके क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, तो कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए कहीं भी किसी भी कोर्ट में लाइबल नहीं होगा। ठीक है। ना ही जो भी वोटिंग वो करेंगे पार्लियामेंट में, उसके लिए भी वो कहीं पर भी लाइबल नहीं होंगे, और पब्लिकेशन वगैरह के लिए भी उनकी अथॉरिटी है कि वो चाहे तो उसको पब्लिश करने के लिए उनकी परमिशन की ज़रूरत होगी। नो पर्सन शैल बी सो लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स। ठीक है। अब 106 बात करता है सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स। तो वही पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में आपका 107 बात करता है प्रोसीजर एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। तो ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रोसीजर 107 में दिया हुआ है। ठीक है। वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद दोनों हाउसेस के द्वारा अग्री किए जाने चाहिए। ओके। 3 क्लॉज कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। तो प्रोरोगेशन अगर हो जाता है किसी भी हाउस का, ठीक है, या दोनों हाउसेस का, तो जो भी बिल पेंडिंग है वो प्रोरोगेशन के दौरान क्या नहीं होगा आपका, वो लैप्स नहीं करेगा। अब क्लॉज 4 कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में पेंडिंग है, विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, और हाउस मतलब लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, वो लैप्स नहीं करेगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो। ठीक है। ये समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर। और क्लॉज 5 कह रहा है अ बिल विच इज़ पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल और विच हैविंग बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल
ठीक है, कहाँ पे पेंडिंग है, लोकसभा में, और या फिर पास हो चुका है हाउस ऑफ द पीपल से, इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और कहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, राज्यसभा में, शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो वो बिल क्या हो जाएगा, वो लैप्स कर जाएगा। ऊपर जो दिया हुआ है क्लॉज 4 में, वहाँ पर लैप्स नहीं होगा, ठीक है, और लेकिन क्लॉज 5 में क्या होगा, लैप्स कर जाएगा। 108 बात कर रहा है जॉइंट सिटिंग की। ये पूछा जाता है कि कौन समन करता है, तो हमेशा प्रेसिडेंट आपके समन करेंगे, ठीक है। प्रिसाइड कौन करता है, तो आपके स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग कब कब होती है, जैसे इफ़ अ बिल इज़ रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर हाउसेज हैव फाइनली डिसअग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू मेड इन द बिल, ठीक है, हाउसेज जो है डिसअग्री कर गए हैं कि अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर मोर देन 6 months elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट, और 6 महीने बीत गया है, कैसे, किसी ने दूसरे हाउस ने उसको पास ही नहीं किया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो समन कर सकते हैं कि वो एक जॉइंट, दोनों हाउसेज मिलकर के एक जॉइंट सिटिंग करें। और लेकिन ये क्लॉज किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मनी बिल पर, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स पर क्या हो सकता है, जॉइंट सिटिंग हो सकती है, मनी बिल पर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, इन रिकॉर्डिंग एनी सच पीरियड ऑफ 6 months नो अकाउंट शैल बी टेकन while the house was prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। तो अगर 4 दिन से ज़्यादा के लिए अगर वो हाउस प्रोरोग्ड या फिर adjourned है, तो वो टाइम पीरियड आपका काउंट नहीं होगा 6 महीने में, ठीक है। इसके बाद आप आता है, इफ एट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज द बिल विद सच अमेंडमेंट्स इफ एनी एज आर अग्रीड टू इन जॉइंट सिटिंग इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो किसके द्वारा पास होना चाहिए, बोथ हाउसेज के मेंबर्स से, जो भी प्रेजेंट हैं वहाँ पर और वोट कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी अगर मिल जाती है तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया है दोनों हाउसेज से, ठीक है। 109 क्या बात कर रहा है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। अब मनी बिल जो है वो कभी भी राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। अब क्लॉज 2 कह रहा है इसको 14 डेज के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ द पीपल से पास हो गया है और भेजा कहाँ गया है, रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा को, ठीक है, अगर 14 दिन बीत जाते हैं और फिर भी राज्यसभा नहीं पास करता है तो उस बिल को पास मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 कह रहा है, इफ़ अ मनी बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल एंड ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब लोकसभा ने पास कर दिया और ट्रांसमिट किसको किया है, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को, उसकी रिकमेंडेशंस को के लिए, एंड इज नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ द पीपल विद इन द सेट पीरियड ऑफ 14 डेज शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज, ठीक है, तो दोनों हाउसेज के द्वारा उसको पास मान लिया जाएगा। 110 क्या बात कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, इनकी हेडिंग्स भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 110 में मनी बिल है आपका, और 109 में क्या है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, और 108 में आपका जॉइंट सिटिंग है, ठीक है। 107 में ऑर्डिनरी बिल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसकी हेडिंग्स। डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, मनी बिल्स 110, ठीक है, और उसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया हुआ है, 109, ठीक है। अब डेफिनेशन में वही आपके जो भी चीज़ें टैक्सेस से रिलेटेड है, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, या फिर फिनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, टैक्स, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, इन सबसे रिलेटेड जो भी होंगे वो क्या कहे जाएंगे, आपके मनी बिल्स, ठीक है। क्लॉज 2 एक्सेप्शन बता रहा है कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनियरी पेनाल्टीज, इनको क्या नहीं माना जाएगा, इनको मनी बिल नहीं माना जाएगा। फाइन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं या फिर पेक्यूनियरी पेनाल्टीज। दूसरा क्या है, टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पजेस, तो लोकल अथॉरिटी के द्वारा भी जो आपके टैक्स वगैरह इम्पोज किए जाएंगे वो भी आपके क्या नहीं होंगे, मनी बिल में काउंट नहीं होंगे। अब कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये कौन बताएगा, तो ये कौन बताएगा, ये आपका स्पीकर बताते हैं, ठीक है। स्पीकर साइन करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल साइन बाय हिम दैट इट इज़ अ मनी बिल, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कौन साइन करेगा, स्पीकर। 111 में प्रेसिडेंट की एसेंट दी हुई है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एसेंट देंगे, और provided that the president may as soon as possible after the presentation to him of a bill for assent return the bill if it is not a money bill। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मनी बिल है तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है, वो पास मान लिया जाएगा क्योंकि
पहली बात तो ये कि जब मनी बिल आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे पहले रिकमेंडेशन ली जाती है प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो वो उनको अल्टीमेटली पास करना ही होता है, एसेंट देनी ही पड़ती है, ठीक है। बट अगर मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं उनको रिकन्सिडर करने के लिए, ठीक है। जिस भी हाउस से गया है उनके पास वो उसको भेज देंगे कि आप इसको थोड़ा सा रिकन्सिडर कर दीजिए दोनों हाउसेस को, और फिर उसके बाद लेकिन फिर भी अगर वो बिना उनकी रिकमेंडेशंस के भी अगर वो वापस आ जाता है उनके पास बिल, तो उनको वो पास करना ही पड़ेगा, एसेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर उसमें उनकी कोई भी रिकमेंडेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है। और जैसे यूएस प्रेसिडेंट के पास है कि वो चाहे तो किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हाउसेस ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, अब फाइनेंशियल मैटर्स में क्या है, तो याद रखिएगा बजट कहाँ पे दिया हुआ है आपका 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है। बजट स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है लेकिन प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है 112 में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पिछली बार यूपी पीसीएसजे में पूछा गया था 2018 में कि बजट कहाँ पर दिया हुआ है, 112 याद रखिएगा, ठीक है। अब लेट डाउन कौन करता है बजट को, प्रेसिडेंट, ठीक है, बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ओके। फिर उसके बाद में जो भी सम्स चार्ज किए जाएंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वो किस पे चार्ज किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 113 कह रहा है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट से रिलेटेड क्या है, सो मच ऑफ द एस्टिमेट्स एज रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे कोई भी एक्सपेंडिचर जो चार्ज होंगे वो वोट ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबमिट नहीं किए जाएंगे। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, द हाउस ऑफ द पीपल शैल हैव द पावर टू एसेंट और टू रिफ्यूज टू एसेंट टू एनी डिमांड, ठीक है। तो जो भी डिमांड्स आएंगी हाउस ऑफ द पीपल के सामने, उनके पास पावर है कि वो चाहे तो एसेंट दें और चाहे तो मना कर दें, ठीक है, किसी भी डिमांड के लिए। क्लॉज 3 कह रहा है नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कोई भी डिमांड जो की जाएगी वो कैसे ग्रांट होगी, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर, बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के कोई भी ग्रांट जो डिमांड है आपकी वो ग्रांट नहीं होगी। 114 बता रहा है अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में, ये भी याद रखिए, ये सब हेडिंग्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्री के पर्पज़ से। तो इसमें क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल। अब as soon as may be after the grants under Article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a bill to provide for the appropriation out of the consolidated fund of all monies required to meet। अब जो भी ग्रांट्स वगैरह वो दिए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए वो सब कहाँ पे चार्ज होंगे, चार्ज तो कंसोलिडेटेड फंड पर ही होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। तो उनको क्या होगा, उनके लिए भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसको अप्रोप्रिएशन बिल कहेंगे, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ग्रांट सो मेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल एंड एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दोनों के केस में वो अप्रोप्रिएशन बिल आ जाएगा 114। 115 बात कर रहा है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। अब प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, द प्रेसिडेंट शैल, मतलब सप्लीमेंट्री, एडिशनल या एक्सेस ग्रांट्स के लिए भी जो पावर मिली हुई है वो किसको मिली है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 116 में आपका वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पावर किसके पास है, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स में, तो हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के पास पावर है टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, या फिर टू मेक एनी ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और अनएक्सपेक्टेड डिमांड, या फिर कोई भी एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करेंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। तो इन सब में पावर किसके पास है, हाउस ऑफ द पीपल के पास, ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा के पास। 117 बात कर रहा है स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। तो फाइनेंशियल बिल्स से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस कहाँ पर है, 117 में, ठीक है। अब आर्टिकल 110 का जो क्लॉज 1 है उसका क्लॉज, सब क्लॉज ए से लेकर के एफ तक जो भी मैटर्स हैं वो सब आपके फाइनेंशियल बिल में भी काउंट होते हैं, ठीक है। शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगी किसके लिए,
मूव करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल बिल, एंड प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज फॉर द मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, तो कोई रिकमेंडेशन किस चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप किसी टैक्स को रिड्यूस करने वाले हैं या फिर एबॉलिश करने वाले हैं। ठीक है, और इस तरह का कोई अमेंडमेंट अगर करते हैं तो फिर किसी भी रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है प्रोसीजर जनरली। 118 बात करता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग। ठीक है, तो रूल्स बनाने की पावर किसके पास है प्रोसीजर से रिलेटेड? पार्लियामेंट के खुद के जो हाउसेज हैं उनका अपना प्रोसीजर क्या रहेगा वो खुद डिसाइड करेंगे। लोकसभा के लिए और राज्यसभा अपने लिए। ठीक है, फिर आता है क्लॉज 4 कहता है एट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और इन हिज एब्सेंस सच पर्सन एज में बी डिटरमाइंड बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेड अंडर क्लॉज 3 शैल प्रिसाइड। ठीक है, तो कौन व्यक्ति प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सिटिंग में? हमने 108 में पढ़ा था ना ज्वाइंट सिटिंग, अब यहाँ पर 118 में दिया हुआ है कि स्पीकर प्रिसाइड करेगा, या फिर वो अगर एब्सेंट है तो कोई भी और व्यक्ति जो कि डिसाइड किया जाएगा उनके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर 119 बात करता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फिनेंशियल बिजनेस। ये सब वही है कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी अपने आप के लिए। ठीक है, 120 इंपॉर्टेंट है अब आपका लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। यहाँ पर लिखा हुआ 120 में लिखा हुआ है कि लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, इसके आगे ये भी लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो किसके किसके पास पावर है? राज्यसभा में चेयरमैन के पास और लोकसभा में स्पीकर के पास। ठीक है, कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है मतलब जो उनका मेंबर है पार्लियामेंट का, उनको अगर नहीं वो लैंग्वेज आ रही है हिंदी या इंग्लिश, तो ये वो लोग परमिट कर सकते हैं चेयरमैन या फिर स्पीकर कि वो व्यक्ति किस लैंग्वेज में बोले, अपनी जो भी उसकी मातृभाषा हो उसमें वो व्यक्ति बोल सकता है। ठीक है, 121 बात कर रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में किस चीज़ पे डिस्कशन नहीं होगा ये बताया गया है 121 में कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके कंडक्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में। ठीक है, ये 121 और 122 एक दूसरे के अनुकूल, एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को रोक रहा है, दूसरा पहले को रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 121 में कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस उनके रिमूवल से रिलेटेड प्रोसीजर ना हो रहा हो, क्योंकि रिमूवल वाला प्रोसीजर तो पार्लियामेंट में ही होता है ना। तो अदरवाइज़ क्या है, कोई भी उनके कंडक्ट के ऊपर कोई भी चर्चा या फिर कोई भी इंक्वायरी कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, 122 कह रहा है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। अब कोर्ट्स के पास पावर क्या नहीं है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बैठ करके कहाँ पे डिस्कस करें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, या फिर किसी भी कोर्ट में, तो उनके पास भी ये पावर नहीं है। तो 121 और 122 याद रखिएगा। 120 क्या था? लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। चैप्टर 3 बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब 123 मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, और यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट रीअसेंबल हो जाती है तो उसके 6 हफ्तों के भीतर, 6 हफ्तों में क्या होगा, एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, बी कह रहा है मे बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इसको विदड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वक्त। अब चैप्टर 4 से आपका यूनियन जुडिशरी स्टार्ट हो जाता है। यूनियन जुडिशरी में आपका क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। 124 कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट लार्जर नंबर भी बता सकती है। इनिशियली क्या था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 जजेस, लेकिन अब क्या है 2019 में अमेंडमेंट करके ये जजेस की संख्या कितनी कर दी गई है, 33। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ 33 वाइड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर दी गई है, 33। तो अब कितने ओवरऑल जजेस हैं, 33 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 34। क्लॉज 2 कह रहा है एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की एज लिमिट क्या है, 65 ईयर्स। ठीक है, ये जो NJAC आया था आपका, इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाले केस में, ठीक है, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब प्रोवाइडेड दैट अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन, तो यहाँ पर जज किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद में रिमूवल हो सकता है जैसा कि क्लॉज 4 में बताया गया है। अब क्लॉज 3 कह रहा है अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड, तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, वो व्यक्ति एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए कहाँ का जज होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर 2 या 2 से अधिक सच कोर्ट्स, मतलब उसी तरह के 2 या 2 से अधिक कोर्ट्स का जज रहा होना चाहिए, ठीक है, 5 ईयर्स। या फिर एडवोकेट अगर है तो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट में या 2 या 2 से अधिक कोर्ट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो यहाँ पर किसकी ओपिनियन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है कोई, तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इंडिया में कोई भी व्यक्ति इस ग्राउंड पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट नहीं हुआ है। इसके बाद क्लॉज 4 आपका बता रहा है कि कैसे रिमूवल होगा, तो वो रिमूवल कैसे होगा, एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है। तो कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप के द्वारा, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और कितना, देखो जो रिजोल्यूशन मूव किया जाएगा वो कितने लोगों के द्वारा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और यहाँ पर क्या है कि पास कितने लोगों के द्वारा होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ग्राउंड क्या होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये आपका प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है, तो याद रखिएगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी, ठीक है। क्लॉज 6 कह रहा है एवरी सच पर्सन, जो भी जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो किसके सामने ओथ लेंगे, प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, या फिर उनके द्वारा कोई और व्यक्ति अगर अपॉइंट किया गया है तो उनके सामने, ठीक है, ओथ या अफर्मेशन लेंगे। और ओथ और अफर्मेशन किस तरीके की होगी, जो कि 3rd शेड्यूल में दी हुई है, ठीक है। क्लॉज 7 कह रहा है नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है वो किसी भी और जगह पर क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की टेरिटरी में नहीं करेंगे, अदरवाइज बाहर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका 124A, 124B, 124C, ये तीन के तीनों आपके सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस के बाद में क्या किए गए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए गए, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। 125 बात करते हैं सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस, तो सैलरीज कैसी होंगी, जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और जैसे कि 2nd शेड्यूल में दी हुई है, तो सैलरीज याद रखिएगा 2nd शेड्यूल में है, ओथ और अफर्मेशन कहाँ है, 3rd शेड्यूल में। 126 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेस, ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 126 में क्या दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, कब लाया जाएगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट है, ठीक है। 127 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तो और ये याद रखिएगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए होगा जब तक प्रॉपर चीफ जस्टिस कोई अपॉइंट नहीं हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तो अगर कोरम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि सेशन कंप्लीट हो सके उनके, मतलब वो जो बेंचेस बनाई जा रही हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, अगर कोरम ही नहीं, कोरम सब मिनिमम नंबर होता है ना जिस जो रिक्वायर्ड होता है, तो अगर वही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो फिर क्या हो सकता है, किसी भी हाई कोर्ट के जज को, ठीक है, जज ऑफ अ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो हाई कोर्ट के ऐसे जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड हैं, उनको क्या किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एडहॉक जजेस के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा, डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, ठीक है। 128 बात कर रहा है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है, यहाँ पर CJI करेंगे, ठीक है, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, CJI क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, पहले तो प्रेसिडेंट की कंसेंट वो लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो क्या करेंगे, किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो क्या रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो क्या करें, वहाँ पर बैठें सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये आपका कहाँ पर दिया हुआ है, 128।
अब ये देखिए हेडिंग से याद करिए, 127 एडहॉक जजेस, 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस, 128 रिटायर्ड जजेस, ठीक है। अब अनलेस ही कंसेंट्स टू डू सो, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो रिटायर्ड जजेस अगर बैठेंगे, ठीक है, तो उनकी कंसेंट के बिना नहीं उनको बिठाया जाएगा। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंपेल नहीं कर सकते हैं उनको कि आप बैठिए ही बैठिए, नहीं, अनटिल अनलेस वो अपनी कंसेंट दे दे कि हाँ ठीक है मैं भी बैठना चाहता हूँ, तभी वो वहाँ पर एज अ आफ्टर इवन हिज रिटायरमेंट वो बैठेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके बाद आता है 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है कि कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड है और इसी में इनकी पावर दी है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कोई भी व्यक्ति करता है तो वो पावर कहाँ पर दी हुई है कि वो पनिश कर सके, 129 में ही, और यहीं पर वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। 130 क्या है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सीट कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है, या फिर और किसी प्लेस पे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहें तो वो बैठ सकते हैं, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, ठीक है। इसके बाद आता है 131। अब क्या है, अब ज्यूरिसडिक्शन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, हम लोग CPC CRPC में जो अपील पढ़ते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, वो अब यहाँ पर दी हुई है। 131 बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं केसेस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से, अगर कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, मतलब एक पार्टी कौन है, गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, और दूसरी पार्टी कौन सी है, एक या एक से अधिक स्टेट्स। दूसरा क्या है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट, मतलब एक पार्टी में एक साइड पे क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके साथ में कोई भी स्टेट या एक से अधिक स्टेट, ठीक है, और दूसरे साइड पे भी कोई स्टेट्स हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स पे। तीसरा क्या है, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, मतलब 2 या 2 से अधिक के को जो क्या है आपके स्टेट्स, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी डायरेक्टली कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और वो डिस्प्यूट क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ एनी लीगल राइट डिपेंड्स, ठीक है, जिस पर कोई लीगल राइट का एग्जिस्टेंस या एक्सटेंट अगर डिपेंड कर रहा है तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकता है। अब लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, सनद। ये आपका प्री में पूछ लेते हैं ऐसे कि इसमें से किसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी, ट्रीटी, अग्रीमेंट, कोवेनेंट, इंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, विच हैविंग बीन एंटर इनटू और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन continues in operation after such commencement or which provides that the state said jurisdiction shall not extend to such a dispute, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया किसके किसके ऊपर नहीं, ट्रीटी, अग्रीमेंट, कोवेनेंट, इंगेजमेंट, सनद, ठीक है। 132 बात कर रहे हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन सर्टेन केसेस। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे है, 132 में। इसके लिए क्या चाहिए होगा, हाई कोर्ट की सर्टिफाई मतलब सर्टिफिकेट चाहिए होगा हाई कोर्ट का कि हाँ ये वो सर्टिफिकेट किस आर्टिकल में होगा, 134 कैपिटल A, ठीक है। हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई कर देता है कि हाँ ये केस क्या इन्वॉल्व कर रहा है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का कोई ऐसा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जा रहा है, तो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इसकी अपील की जा सकती है, ठीक है। 133 बात कर रहा है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स की अपील कहाँ पे दी हुई है, 133 में। इसके लिए क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट अंडर 134A, ठीक है। और क्या इसकी मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सिर्फ इस केस में क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी सिविल केसेस में, ठीक है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। और हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो हाई कोर्ट की ओपिनियन भी होनी चाहिए। अब 134 बात कर रहा है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर्स में अपील कब जाएगी, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट नहीं, इसमें क्रिमिनल मैटर्स में आपका क्या होगा, अगर हाई कोर्ट ने ऐसा किया है कि कोई एक्विटल का ऑर्डर था, ठीक है, उसके लोअर कोर्ट से उनके पास अपील गई हाई कोर्ट के पास, और उन्होंने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, एक्विटल हुआ था और उसको रिवर्स करके क्या कर दिया, उस पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दी,
ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा वो व्यक्ति जो अग्रीव्ड है। ठीक है, उसके बाद हैज़ विड्रॉन फॉर ट्रायल, अब अपने आप विड्रॉ कर लिया है अपने किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कि अपने आप ले लिया केस और क्या किया, उस केस में उसको डेथ सेंटेंस दे दी। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट खुद क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है अंडर आर्टिकल 134A कि हाँ ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है इस केस की। ठीक है, तब भी सुप्रीम कोर्ट अपील चली जाएगी। 134 कैपिटल ए बात कर रहा है सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अब सर्टिफिकेट हाई कोर्ट देगा। ठीक है, आर्टिकल याद रखिएगा। 135 कह रहा है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब जो फेडरल कोर्ट की जो भी पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन था, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, 135 में। ठीक है, 136 बात कर रहा है स्पेशल लीव पिटिशन। ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन कहाँ पे दी हुई है, 136 में। और स्पेशल लीव पिटिशन जो है वो डिस्क्रिशनरी होती है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, याद रखिएगा कि एसएलपी जो है वो डिस्क्रिशनरी होती है। 137 क्या है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर क्या है, वो अपने किसी ऑर्डर का रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर कहाँ पे दी हुई है, 137 में। यहीं पर आपका क्यूरेटिव पिटिशन का भी जो कॉन्सेप्ट आया था वो अंडर आर्टिकल 142 आया था, रेड विद 137। ठीक है, 138 बात कर रहा है एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। 139 बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर कौन सा ज्यूरिसडिक्शन देना। देखो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो दे ही सकते हैं, है ना, रेट इशू कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ये पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रेट्स इंक्लूडिंग दीज रेट्स हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्चरॉरी, इनको किस चीज़ के लिए, किसी भी और पर्पस के लिए क्या कर सके, इशू कर सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पार्ट 3। ठीक है, ये 139 में, और कौन करेगा, पार्लियामेंट। ठीक है, 139 कैपिटल ए क्या बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर ट्रांसफर करने की पावर किसके पास है, where cases involving the same or substantially the same questions of law are pending before the Supreme Court and one or more high courts or before two or more high courts। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर एक ही जैसे क्वेश्चंस, ठीक है, सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ कहाँ कहाँ पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं उस केस को और डिसाइड कर सकते हैं खुद, ताकि सबके लिए वो मैटर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहते हैं वो ऑबिटर डिक्टा होता है ना, तो वो फॉलो किया जाएगा बाकी कोर्ट्स के अकॉर्डिंग के द्वारा भी। ठीक है, तो वो खुद ही उस मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। क्लॉज 2 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट डीम्स fit expedient so to do for the ends of justice transfer any case appeal or other proceeding pending before any high court to any other high court। अब यहाँ पर क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ जस्टिस सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है, तो वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी केस या अपील या फिर कोई भी प्रोसीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की पावर क्लॉज 2 में दी हुई है। 140 बात कर रहा है एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि एंसिलरी पावर्स कहाँ पर, 140। अब यहाँ पर 141 है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो मैंने भी बताया ना, ऑबिटर डिक्टा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, 141। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेंगे वो किसको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी सभी कोर्ट्स को विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 142 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एट्सेट्रा। अब यहाँ पर टू डू कंप्लीट जस्टिस की बात 142 में कही जा रही है। ठीक है, जैसे इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट होती है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, सीपीसी सीआरपीसी में आपने देखा होगा, तो वैसे ही यहाँ पर जो पावर मिली हुई है टू डू कंप्लीट जस्टिस, ये बहुत वाइड पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है अंडर आर्टिकल 142। 143 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर दिया हुआ है, 143 में। यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, लेकिन वो उनकी जो ओपिनियन होगी सुप्रीम कोर्ट की वो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है,
प्रेसिडेंट के ऊपर। 144 बात कर रहा है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो क्या करेंगी, एड करेंगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। 145 बात करता है रूल्स ऑफ कोर्ट एक्सेट्रा। तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनाएगा अपने रूल्स, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब चेंज करते रहेंगे अपने जो भी उनको ज़रूरत लगेगी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन किसका अप्रूवल चाहिए होगा, प्रेसिडेंट का। अब इसके बाद आता है आपका क्लॉज 4 कहता है नो जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेव इन ओपन कोर्ट एंड नो रिपोर्ट शैल बी मेड अंडर आर्टिकल 143 सेव इन अकॉर्डेंस विद एन ओपिनियन ऑल्सो डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। तो जितने भी जजमेंट डिलीवर किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सब कहाँ किए जाएंगे, ओपन कोर्ट में। ये बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 145 क्लॉज 4 में, ठीक है, ओपन कोर्ट। 146 बात कर रहा है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये कहाँ पे होंगे, shall be made by the Chief Justice of India or such other judge or officers of the court as he may direct। ठीक है, तो ये सब जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो जितने भी सर्वेंट होंगे या ऑफिसर्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जो भी जज को वो डायरेक्ट करें कि आप एक काम करिए इन लोगों को अपॉइंट कर लीजिए, तो वो व्यक्ति, वो जज, ठीक है। 146 बात कर रहा है यहाँ पे। क्लॉज 3 कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें कहाँ पर आपकी वो होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो किस पे चार्ज होंगे, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होंगे, ठीक है। 147 बात कर रहा है इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू एनी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस इंटरप्रिटेशन में कौन से इंक्लूडेड है, मतलब इंक्लूसिव है ये चीज़, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको भी इंटरप्रेट किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 बात कर रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चैप्टर 5 आर्टिकल 148 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और रिमूव कैसे किए जाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, इनका जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो सेम होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट करती है ना। 3rd शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, इनका ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक। फिर उसके बाद आएगा आपका 149 में ड्यूटीज़ एंड पावर्स दी हुई हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ठीक है। कैग की ड्यूटीज़ एंड पावर्स कहाँ पे, 149, और कैग दिया कहाँ पर है, 148, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ही शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी, ठीक है। तो जितना भी अकाउंट से रिलेटेड काम होगा यूनियन का और स्टेट का, वो कौन परफॉर्म करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। 150 क्या बात कर रहा है, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। तो ये क्या है, ऑन द एडवाइस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसा कि वो प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। 151 बात कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट्स की। तो जो ऑडिट रिपोर्ट्स कैग बनाएगा वो किसको सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और जो स्टेट की रिपोर्ट्स बनाएंगे वो कहाँ, वो किसको सबमिट करेंगे, गवर्नर्स को। तो सेंट्रल की रिपोर्ट कहाँ, प्रेसिडेंट को, और स्टेट्स की रिपोर्ट कहाँ, गवर्नर को, ठीक है। ये था आपका 151 तक, आर्टिकल 101 से लेकर के 151 तक। अब इसके आगे हम लोग 152 से लेकर के 200 तक के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।